Hello everyone. Today we are going to start with the second part of the chapter that we had started in the earlier class, that is physical features of India. But before moving further into the chapter, let us just take a first quick revision of what we had read in the previous class. Firstly, while discussing physical features of India, you were told earlier about the division of the physical features that are available in the country. We also call them alternatively as relief features. I told you in the previous class कि हम इनको physical features या relief features क्यों बोलते हैं. The reason is कि हमारे पास जितने 6 फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं, ये 6 फीचर्स एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि लैंड पर क्रिएट हुए हुए डिफरेंट टाइप्स हैं. दैट इज़ वाई वी ऑफन रेफर टू देम एज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. राइट, हमने जो 6 फिजिकल फीचर्स पढ़े उनमें से हमने फर्स्ट फीचर कवर किया था, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. टुडे वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ फर्स्टली द हिमालयन माउंटेन सिस्टम. Second, we are going to start with the northern plains, that is the second important physical feature. Then we will move on to the formation of peninsular plateau or the Deccan plateau. Then we will move on to the group of islands. Then we will have group of coastal plains, and then lastly we will see the formation of island groups of India. Right? Before moving further, let us revise what we had learned. First thing that we had learned is about the formation of earth. सबसे पहले हमने अर्थ की फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है. इसके लिए हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा और इस थ्योरी को डिवाइस किया था हिग्स एंड बोसन. ऑल्टरनेटिवली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिग्स एंड बोसन थ्योरी, जहाँ पर हमने यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्टेंस देखी थी एक सिंगल पार्टिकल की, दैट इज गॉड्स पार्टिकल, विच हैड एन एक्सप्लोजन. बट द एक्सप्लोजन वॉज नॉट अ सडन एक्सप्लोजन, इट एक्सपैंडेड वेरी ग्रेजुअली. धीरे धीरे कर कर वो जो होल था वो होल एक्सपैंड हुआ. बट व्हेन दैट होल एक्सपैंडेड वी सॉ प्रेजेंस ऑफ सर्टन न्यूक्लियाई which were emitted out of that particle. Apart from that, we also have seen the formation of gases and the tendency what nuclei has and what gases have. तो जब हम गैसेस की टेंडेंसी की बात करते हैं तो गैसेस की टेंडेंसी है हमेशा एक्सपैंड होने वाली, और जब भी हम न्यूक्लियाई की टेंडेंसी की बात करेंगे तो न्यूक्लियाई की टेंडेंसी है हमेशा अट्रैक्ट करने की. तो क्या होगा कि जब इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ तो न्यूक्लियाई ने तो सारे हैवी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जबकि जो जितनी गैशियस एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जितनी गैसेस प्रेजेंट थी, वो गैसेस एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई. तो अपना प्लैनेट जो फॉर्म हुआ वो प्लैनेट एक एक्चुअली एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. द थ्योरी इज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विच सेज दैट द बैलेंस बिटवीन द एमिशन and the attraction was created which led to the formation of different planets based on their sizes. Then हमारा अर्थ जो है वो लगभग एक रोस्टेड पार्ट जैसा कि दिखता है, वैसा दिखता था, डार्क ब्राउन इन कलर. बट व्हाट हैपेंड इज दैट आवर अर्थ हैव बीन थ्रू 3 आइस एजेस which led to its cooling down, जिसकी वजह से वो कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ. तो थर्ड आइस एज के बाद जब अर्थ पूरी तरीके से कूल डाउन हुआ तो कूल डाउन होने के बाद वी सॉ कॉन्ट्रैक्शंस इन द लैंड विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स. अर्लियर जब ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं थे तो लैंड एक सिंगल बड़ा लैंडमास के फॉर्म में जाना जाता था, विच वॉज पेंजिया. और इस लैंड में जहाँ पर ट्रफ्स थे, जहाँ पर गड्ढे थे या जहाँ पर भी ब्रेकेजेस थी, वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ, विच वी टुडे कॉल इट एज ओशंस. बट जब ये डिवीजन नहीं था तो इस वाटर बॉडी को, लार्जर वाटर बॉडी को पैंथा लासा बोला जाता था. जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से लैंड का लगातार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एग्जिस्टेंट लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, एंड दिस प्रेशर डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स एंड इट गॉट स्प्लिट into Angara land and Gondwana land. Further,
this land again got more divided, which led to formation of 7 continents which we know today. ठीक है, जब ये एक लैंड ड्रिफ्ट हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो लैंड के ड्रिफ्ट होने के बाद देयर वाज क्रिएशन ऑफ अनदर वाटर बॉडी विच वाज नोन एज टेथिस सी, जिस टेथिस सी के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड थे. सो द अपर पार्ट ऑफ द लैंड केम टू बी नोन एज अंगारा लैंड and the lower part came to be known as Gondwana land. And this drift or this area where water got filled came to be known as Tethys Sea. And before its division, this complete land mass was known as Pangaea और water body को हम Panthalassa बोलते हैं. Moving on further, we started discussing the physical features that exist in our country. हमने सबसे पहले हिमालयन माउंटेन सिस्टम के साथ स्टार्ट किया था. हिमालयन माउंटेन सिस्टम को भारत का यंग फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है, फॉर द रीज़न बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी दैट इट हैज़ अटेन्ड. यंग फोल्ड माउंटेन उनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द एज, बहुत नए बने हुए माउंटेन सिस्टम है. तो जब हम माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इट हैज 2 डिवीजन. इसका पहला डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज हिमाद्री, सेकेंड इज हिमाचल and third is Shivaliks. We had also read about Purvanchal hill range, that is Patkai, Naga, Mani and Mizo. ठीक है, ये इसका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन बोला जाता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स. इस पूरे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन की अगर अपन लेंथ नापें कि कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टोटल कवर करते हैं. ठीक है, हमने इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि हिमाद्री में आपको कितनी हिल रेंजेस की कितनी हाइट मिलेगी हिल रेंजेस की, हिमाचल के अंदर कितनी हाइट होगी और शिवालिक्स के अंदर कितनी हाइट होगी. ठीक है, हिमाद्री की अगर अपन हाइट की बात करें तो हमने एवरेज हाइट लिखी थी 6000 मीटर्स. इसकी एवरेज हाइट हमने लिखी थी 3700 से 4500 मीटर्स की, और शिवालिक्स की एवरेज हाइट हमने लिखी थी 900 से 1100 मीटर्स की. ठीक है, यहाँ पर तीनों हिल रेंजेस के अंदर आपको रॉक्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा. कई जगह पर आपको इग्नियस रॉक्स मिलेंगे, कई जगह पर आपको ग्रेनाइट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कई जगह पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, अपन जब इन्हीं डिवीजन को नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में इनका नाम बदलकर पटकई, नागा, मनी और मीज़ो हो जाता है, और इनको कंबाइनली हम पूर्वांचल हिल रेंज बोलते हैं. द नेम कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ईस्ट. East is known as Purv direction. So the direction according to which these hill ranges are being clubbed together as Purvanchal hill range. Moving on further, today we are going to discuss about the division of Himalayas based on the river system. Now while considering the river system, हमें 5 रिवर्स को कंसिडर करना है. फर्स्ट इज इंदस, द ऑर्डर शुड बी द सेम, इंदस. सेकेंड इज सतलज, थर्ड इज काली, फोर्थ इज टीस्टा एंड द फिफ्थ वन इज ब्रह्मपुत्र.
ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज दिहांग। ठीक है, हम इनका नाम चेंज कर कर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 and 5. Now on the basis of river system, if we are to trace that between which rivers which Himalayan system lies, अगर मैं बात करूं इंदस से सतलज के बीच में, तो I can write from 1 to 2 we have formation of पंजाब हिमालयस। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड से थर्ड के बीच में, सो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कुमाऊन हिमालयस। If we look at the formation from 3 to 4, that is Kali to Tista, we will have Nepal Himalayas, and if we are to trace it between Tista to Brahmaputra, we will say that these are known as Assam Himalayas. That means when we study the river system, we have to consider 5 rivers: Indus, Satluj, Kali, Tista, Brahmaputra. The hill range which lies between 2 rivers is named accordingly. Like, since Punjab and Satluj drain most of the part of Punjab, the hill range which lies between these 2 rivers is known as Punjab Himalayas. If we say Satluj to Kali, it is known as Kumaon Himalayas, based on the region, that this region is also locally known as Kumaon region. Kali to Tista, it is known as Nepal Himalayas, and lastly Tista to Brahmaputra, it is known as Assam Himalayas. Moving on further to the next physical feature. The next physical feature is regarding the northern plains. The second physical feature is the northern plains. Now, northern plains have some distinguished features which are different from the others. First feature is that it covers an area of about 7 lakh square kilometers. Okay. The width of northern plains is 240 kilometers to 320 kilometers, and if we see their length, so length wise they are up to 2400 kilometers. Okay. Northern plains जो हैं, ये बेसिकली जो अपन ने 3 हिल रेंजेस पढ़ी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, जो तीनों पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के, तो जो शिवालिक्स हैं सबसे नीचे वाली हिल रेंज है जिसकी हाइट सबसे कम है, दैट इज़ 900 to 1100 मीटर्स. अगर हम इनके फुट हिल्स पर देखें तो इनके फुट हिल्स पर आपको बहुत थिक ग्रेवल एलुवियम का जमा हुआ मिलेगा. तो जहाँ पर ये बहुत थिक ग्रेवल एलुवियम का डिपॉजिटेड है, ये बेसिकली डिपॉजिटेड है प्लेन सरफेसेस पर, फ्लैट सरफेसेस पर, प्लेन एरियाज के अंदर. And this plain area where this alluvium is deposited is known as northern plains. अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो सारी जगह एक्चुअली शिवालिक्स के फुट हिल्स पर ही लाए करने वाली जगह हैं. सो बेसिकली यहाँ पर जो आपको टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी वो टाइप ऑफ सॉइल इस जगह को सबसे ज़्यादा फर्टाइल बेल्ट बनाती है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल. So northern plains have deposition of thick alluvial soil.
जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स ठीक जैसे हिमालयन सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं। On the basis of rivers और दूसरा है on the base of relief features, जिसमें हम बेसिकली alluvial soil का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, that it is of 4 types or divided into 4 parts. The first is bhabar, second is tarai, third is khadar and fourth is bhangar. ठीक है, यहाँ पर आपको डिपोजिशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ विच इट इज़ फेमस। ठीक है, जब रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम में हम बेसिकली 3 रिवर्स का रोल यहाँ पर असेस करते हैं। 3 रिवर्स के बेसिस पर ही ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड है। अब ये 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज इंदस, सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र गंगा एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र। अब जैसा कि इंदस के बारे में हम अधिकतर सभी को पता होगा कि इंदस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% वाटर सप्लाई करती है टू द कंट्री, और वो जो 20% वाटर सप्लाई होता है वो इसके चैनल के थ्रू, इसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू सप्लाई होता है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने का हमारे पास तरीका है, वी जनरली प्रोनाउंस इट रैंडमली, कि उसकी ट्रिब्यूटरीज रैंडमली अरेंज्ड हैं। बट उसकी ट्रिब्यूटरीज रैंडम नहीं है, देयर इज़ अ सीक्वेंस टू इट। लाइक जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है ऑब्वियसली द मेन स्ट्रीम इंदस, द सेकेंड इज झेलम, थर्ड इज चिनाब, fourth is Ravi, fifth is Satluj and sixth is Beas. So the tributary's name goes in the sequence, and if you want to remember you can say I just cleaned river Satluj, and the sixth one you will remember automatically. All right, so the initials, the first letters of all these is taken and accordingly it is arranged the sequence. ठीक है, जहाँ पर इंदस अपना नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट बनाती है या फॉर्म करती है, उस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग रेफर करते हैं एज पंजाब प्लेन्स। द रीज़न इज़ कि सबसे ज़्यादा जो आपको इंदस की ट्रिब्यूटरीज जहाँ पर वाटर सप्लाई करती हुई मिलेंगी वो वाली जगह है पंजाब। सो दैट इज़ वाई these northern plains are referred to as Punjab plains. Now if you look at the formation of Punjab, Punjab is made up of 2 words, Panj plus Ab. So what does this mean? Panj means 5 and Ab means water. Since it is drained, since this place is drained by 5 tributaries of Indus, hence the name given is Punjab. You will also find formation of doabs over here. Like Punjab, there are also doabs. So do means 2 and ab means water. So the area which is drained by 2 water bodies is known as doab. Punjab means 5 water bodies. Okay. Punjab के अंदर सबसे ज़्यादा favorable climatic zone plus the favorable type of climate that you can, the favorable type of soil which is responsible for high agricultural growth in the region. Okay.
आप यहाँ पर एक चीज़ और बहुत स्पेशल देखेंगे कि जब हम प्लेन्स की, हम रिवर सिस्टम की बात करें तो रिवर्स जनरली अपने लोअर कोर्स में सबसे नीचे जब वो डेल्टा फॉर्म कर रही होती हैं उस टाइम पर डेल्टा की फॉर्मेशन के साथ साथ दे स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल. The reason for this is the deposition of high grade silt that is present in alluvial soil. तो यहाँ पर जब वो डेल्टा फॉर्म करने से पहले अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मटेरियल लाइक सिल्ट विच दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो लोअर कोर्स के अंदर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन भी देखेंगे. ठीक है. द प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय गंगा are formed by two of its tributaries, that is Ghaggar and Teesta, and it mostly covers area northern Indian states like we see Rajasthan, Haryana, Punjab and some parts of Gujarat also. So Ganga plains extends between rivers Ghaggar and Teesta which are tributaries of river Ganga. Next we move on to Brahmaputra plains. Brahmaputra plains जो हैं ये आपको सबसे ज़्यादा जिन एरियाज़ में मिलेंगे, जिन इंडिया के स्टेट्स में मिलेंगे वो है वेस्ट बंगाल एंड असम. और ब्रह्मपुत्र की खासियत कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत मानसरोवर लेक्स, enters India by taking a very sharp U-turn, very sharp U-bend from a hill range Namcha Barwa which is heighted approximately 7757 meters, and from this it takes a U-turn and enters the Indian states. तो जब ये भारत में एंटर होती है तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की अगर अपन टोपोग्राफी देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मोस्टली सिर्फ और सिर्फ हिल रेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पर ये काफ़ी इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं ये रिवर. अब जब ये इरोजन करती है तो इरोजन करने में हिल रेंजेस से इसको काफ़ी सारा हैवी मटेरियल जो है वो कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है. तो जब इसके पास इतना सारा हैवी मटेरियल इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, सो व्हाट हैपन्स इज दैट इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग रिवराइन आइलैंड्स इन दिस रीजन. सो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ा इनहेबिटेड, लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड देखने को मिलेगा, दैट इज मजूली. सो मजूली इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र. और द प्लेन्स which you will find here are known as Brahmaputra plains. Mainly the region to which it extends is West Bengal and Assam. Moving on further, the next division is important, that is on the basis of relief features how we have divided the system. तो जब हम relief feature के basis पर divide करते हैं, first let us look at the structure कि ये form कैसे हुई. अगर हम एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखें तो एलुवियल सॉइल बेसिकली जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, वो सबसे फर्स्ट रीजन होता है. दैट इज़ यू हैव ग्लेशियर्स ऑन मोस्ट ऑफ द माउंटेन टॉप्स विच आर एट अ वेरी हाई एलिवेशन. तो क्या होता है कि ये जो माउंटेन पे ग्लेशियर्स जमे हुए हैं ये कॉन्टीन्यूसली क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मेल्ट हो रहे हैं. अब मेल्ट होंगे तो बर्फ़ पानी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जितनी पहाड़ों पर मिट्टी है वो पहाड़ों की मिट्टी अलॉन्ग विद सिल्ट एंड क्ले विल फ्लो डाउन अलॉन्ग विद वाटर. तो ये जो फर्स्ट जोन है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, जहाँ से ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं ग्लेशियर, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट point where we can trace the formation of alluvial soil, and this zone is known as Bhabar. ठीक है. जैसे जैसे ये मूव डाउन होगी तो मूव डाउन होने में इस टाइम पर यहाँ पर स्लोप है, पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं तो पहाड़ों से नीचे उतरने पर इसको बहुत स्टीप स्लोप मिलता है. तो स्लोप मिलने की वजह से जितनी
मटेरियल ये कैरी कर रही है वो तो ये इजीली कैरी कर ही सकती है पानी के बहाव की वजह से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी सम हेवी पेबल स्टोन्स रोलिंग डाउन ड्यू टू इट्स स्टीपनेस। तो सारे हेवी पेबल्स और स्टोन्स भी इसके साथ रोल डाउन होकर आना स्टार्ट होते हैं। पर जैसे ही ये प्लेन्स में एंटर होती है तो प्लेन्स में एंटर होने में इसका जो स्लोप है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो जब इसका स्लोप चेंज हुआ तो क्या होगा कि सारी भारी चीज़ें, यानी कि जितने पत्थर थे, जितना भी इसके पास भारी मटेरियल था, वो तो सब प्लेन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट स्लोप जहाँ पर भी चेंज होता है वहाँ पर। बट द पेबल्स हैव नैरो escapes or narrow spaces between them from which the material like silt, clay, mud can easily pass through। तो जितनी बारीक चीज़ें होती हैं वो तो पानी के साथ इन पेबल्स के थ्रू एस्केप आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। दिस पर्टिकुलर मटीरियल विच इज़ फिल्टर्ड deposits in the zone which is known as the second region, that is Tarai region. This region is characterized by wet, marshy and very fertile land। यहाँ पर ये जोन सबसे ज़्यादा फेवरेबल जोन है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैन कमेंस एंड टेक प्लेस। मूविंग ऑन फर्दर, entering into completely plain areas, flat areas, the alluvial soil starts to deposit with the water bodies। तो जब ये डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगी तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर इट कैन एक्सपैंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो पहले रिवर्स के फ्लड प्लेन्स जो थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे एंड यूजुअली द रिवर्स यूज्ड टू एम्बार्क ऑन कॉजिंग मोर फ्लड्स। But from now on what we had done is that we had started constraining the flow of rivers by constructing dams or embankments or any kind of human activity which obstructs the flow of water। तो जब पानी का बहाव रुकेगा तो वहीं पर पानी के बहाव के साथ ऑब्वियसली मिट्टी भी ठहर जाएगी। तो जो मिट्टी रुकावट की वजह से ठहर गई, रुक गई, उसको तो हम बोलते हैं भंगर। एंड the other part which is getting renewed every time from time to time by the coming of water from glaciers, from rain, whatsoever may be the cause, this zone which is getting renewed every year or every month or every twice is known as Khadar। So what we had studied is that there are 4 zones or 4 bases of relief features according to which we can describe the classification of alluvial soil। इस classification को हम alluvial soil की maturity के base पर भी बोल सकते हैं कि उसकी age के base पर क्या classification है। यह बिल्कुल first step है और ये बिल्कुल last step है, ठीक है। तो जैसे जैसे सॉइल मैच्योर होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म वेरी करता जाएगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट, मूविंग ऑन फर्दर टू द थर्ड लेवल। जब हम थर्ड फिजिकल फीचर पर पहुंचते हैं तो हमारा थर्ड फिजिकल फीचर डील करता है प्लेट्यू रीजन के साथ। अब अगर अपन प्लेट्यू रीजन की बेसिक फॉर्मेशन देखें तो प्लेट्यू का बेसिक फॉर्मेशन वोल्केनिक है, बट वी डू नॉट हैव any such range of active volcanoes, although we have one active volcano located in the island groups of Andaman and Nicobar, but हमारे पास इसके अलावा और कोई island group नहीं है। So how come we have such big peninsular flank located in India? इसकी origin या इसका फॉर्मेशन हम एक्चुअली काफ़ी पहले से ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो ओल्डर लैंड मास का पार्ट था, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। एंड अर्लियर दिस पार्ट ऑफ इंडिया वाज अटैच्ड टू द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पर आपने ये चीज़ कई बार फैक्ट्स के फॉर्म में भी पढ़ी होगी कि जो हमारा प्लेट्यू रीजन है या जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, रादर टू से हमारे कॉन्टिनेंट्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, ऑल्दो बाय सम इंचेस, बट दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड चेंजिंग देयर प्लेसेस।
तो क्या हमने जो 7 प्लेट्स पढ़ी थी टेक्टोनिक प्लेट्स, उन 7 प्लेट्स में भी ऐसा ही कुछ चेंज आया जिसकी वजह से हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, वो भारत के साथ आकर अटैच हो गया। अब अटैच कैसे हुआ? This Indo-Australian plate started moving itself from southern hemisphere to the northern hemisphere and it got collided with the much larger Eurasian plate. तो जब कोई बड़ी प्लेट से छोटा साइज का लैंड अगर टकराएगा तो what will happen is the bigger land mass will try to sink in that shorter land mass, because of which it got attached to the northern part of India, और जिसकी वजह से हमारे पास इतना वाइड वेरिएशन है हर चीज़ में। हम क्लाइमेट देख लें तो क्लाइमेट में डिफरेंस है, हम अगर सॉइल टाइप देख लें तो सॉइल टाइप में आपको डिफरेंस मिलेगा, हम अगर अदरवाइज़ कोई और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखना चाहें तो उस फिजियोग्राफिक डिवीजन के बेसिस पर भी डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ द रीज़न, दैट इज़ वाई वी हैव दिस बिग कोस्ट लाइन अटैच टू इंडिया। अब जब हम इस कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो इस कोस्ट लाइन में आप 2 फीचर्स एक साथ स्टडी कर सकते हो। द रीज़न इज बिकॉज अगर हम यहाँ का डिवीज़न की बात करें तो यहाँ का अगर हम इंडिया का डिवीज़न देखेंगे तो इंडिया का डिवीज़न कुछ इस तरीके का है कि हम 3 साइड्स वाटर बॉडीज से बाउंड हैं। हमारे पास टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अरेबियन सी, and the south part has Indian Ocean. अब जो हमारी ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन का बेनिफिट क्या है? अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का डिवीज़न देखें तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू का डिवीज़न 2 पार्ट्स में है। जो मैंने हिल रेंजेस आपको पिछली क्लास में बताई थी, सतपुरा रेंज एंड विंध्याचल रेंज, जो हमारा प्लेट्यू रीजन है वो उन्हीं दोनों रेंजेस के ऊपर रेस्ट करता है बेसिकली। तो जब वो उन दोनों रेंजेस के ऊपर रेस्ट करेगा तो अपर पार्ट विच इज रेस्टिंग ऑन विंध्याचल रेंज केम टू बी कैरेक्टराइज्ड एज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द रेंज which rest below the Satpura range came to be identified as the Deccan Plateau of India. We will continue with this topic in the next class. We will also study about the Deccan Plateau, plus we will also study about the coastal plains, the Indian desert and the groups of island. Thank you so much.